चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। रिदम में बोलते हो बेटा। अब देखो तुम्हारे साथ ना कुछ अपन नई नई बातें करेंगे आज। अभी बहुत टाइम से एक टॉपिक चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी वही चलेगा, बस थोड़ा सा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चलेगा कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से। लास्ट क्लास तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्वासी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टॉपिक हमने डन कर लिया था। आज की क्लास में आप मेरे साथ एक बिल्कुल फ्रेश हेडिंग डालेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। वेटेज भी अच्छी खासी है। अगर मैं वेटेज की बात करूं बेटा, तो आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये करीब करीब 12 to 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती रहती है। इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपकी 4 यूनिट्स कवर है। ठीक है, पहले अपन समझते थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, कैसे कैसे हम डील करेंगे चैप्टर को। उसके बाद अपन एक एक चैप्टर को उठा के स्टार्ट करेंगे। ये जो 4 यूनिट है ना, ये कैसे डिवीजन है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी जो यूनिट नंबर 1 है, उसका नाम है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड है कंडीशन एंड वारंटी। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेकेंड टॉपिक है। कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है हम देखेंगे। जो पॉइंट नंबर 3 है वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और जो लास्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अनपेड सेलर और अनपेड सेलर के राइट्स। अब अगर मैं बिल्कुल मतलब ऐसे देखो, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं ना बेटा, एक ये इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी वाला टॉपिक है। इसमें कंडीशन एंड वारंटी में एक टॉपिक आता है इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, और एक टॉपिक आता है कब कब कंडीशन को अपन वारंटी ट्रीट करेंगे। ये जो 3 टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। और ये जो लास्ट यूनिट नंबर 4 है, ये भी एक लौता ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये दोनों हमारी स्पेशल प्रेफरेंस रहेगी, लेकिन बाकी चीजें भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे भी आ जाता है। फॉर्मेशन लास्ट अटेम्प्ट में शायद फॉर्मेशन से हायर परचेज और उसमें डिफरेंस आया था। हाँ, तो बाकी सारी चीजें भी है, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये दोनों है। पढ़ना अपने को सब कुछ है। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सबसे पहली यूनिट, विच इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 4 यूनिट नंबर 1 आज हम डील करने वाले हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटा समझ के लेना, समझ के लेना। पेन वेन सब फेंक दो। देखो, फेंकने को बोला बच्चे, थोड़ा टाइम आएगा जब सर फेंक दो, लो आपके ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सबसे पहले हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैं इसको समझाना चाहता हूं। अभी जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील करा ना बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म मतलब जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मैंने एक्ट पढ़ाया तो मैंने कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को डील करा,
या हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को डील करा? हर तरीके के। सर मैंने वहां पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी थी, क्या मैंने कोई स्पेसिफिकली बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को डील करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेड को डील करेंगे? कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी या जनरली कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी? जनरली कॉन्ट्रैक्ट की। तो 1930 से पहले ना जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ऐसा कुछ था ही नहीं 1930 से पहले। क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, इसलिए जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इंक्लूड था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, पर्टिकुलरली सेल से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लगे, लोग ज्यादा सेल परचेज ट्रेड करने लगे, और जब ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शन होंगे तो ज्यादा अमाउंट में फ्रॉड्स भी होंगे, ज्यादा अमाउंट में लोग अपनी परफॉर्मेंस से ब्रीच भी करेंगे, समझ रहे हो आप? तो ऐसी चीज ज्यादा ना हो, इसीलिए ना हमने 1930 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से सिर्फ स्पेशली जो सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें सेपरेट करा और एक नया एक्ट बनाया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर? तो मतलब पहले जो है 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट था, लेकिन 1930 में जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशली सेल्स वाले, वो इंडिया में इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली अमाउंट में होने लग गए, इतना वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि हमें एक सेपरेट एक्ट बनाना पड़ा उसको रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। आप देखो ना यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, यहाँ पे जब मैं आपको लिखवा रहा हूं मैंने लिखवाया है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब सर यहाँ पे भी एक तरीका का क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सर वही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी सेम है। सर जो एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के चलते थे वो यहाँ पे है। सर जो सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में चलती थी सब यहाँ पे है, बट यहाँ पे स्पेशली बताया है कि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे ना वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ किसे डील करेगा बेटा? सेल को। किसे डील करेगा? अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये सेल क्या होता है? सुना होगा आपने सेल। अगर मैं आपसे पूछूं सेल होता क्या है तो क्या बताओगे आप मुझे? व्हाट इज सेल? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। लेकिन यहां पे ना भाई हम सर्विस की बात नहीं करते। आप एक्ट देख रहे हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे डील करता है। किस पे? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मतलब सर जो सेल का मतलब हम नॉर्मली समझ रहे हैं, क्या वही सेल का मतलब यहां पे सेम होगा क्या? नहीं बेटा, लॉ का ना मजा ही यही है। अब जब आगे इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, आपका सैलरी का मतलब समझ नहीं आएगा आपको। मतलब पागल हो जाओगे आप सैलरी का मतलब याद करते करते। सैलरी का मतलब क्या होता है? जो भी रेम्युनरेशन मिल रही है वो कैसे मिल सकती है? सर बेसिक सैलरी मिलती है, डीए मिलता है, परक्विजिट मिलता है, अलाउंस मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, 8-10 कंपोनेंट होता है। अब पहले प्रोविजन में, पहले सेक्शन में सैलरी का मतलब बोला है सिर्फ सैलरी मतलब बेसिक सैलरी और डीए। उसके बाद नीचे प्रोविजन में जब सैलरी बोल रहा है सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीए, परक्विजिट, अलाउंस है। थर्ड प्रोविजन में सैलरी का मतलब कुछ और। सेम जब आप टैक्स में पढ़ोगे फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होता है? हम दो हमारे दो। बेटा कहीं पे 3 आएंगे, कहीं पे 4 आएंगे, समझ लो आप। तो यहां पे ना लॉ का मजा ही है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर बंदा समझ नहीं सकता। अब यहां पे क्लियरली बोला, अब देखो मैंने सेल बोला तो ध्रुव भाई के दिमाग में क्या क्लिक हुआ? सर सेल मतलब गुड्स और सर्विस जाएंगे, बदले में पैसा आएगा। लेकिन बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, वो सेल एक्सक्लूसिवली किसकी है? गुड्स की। तो यहां पे ना जो टर्म्स है ना उनमें बड़ा ध्यान देना, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें टर्म्स को पढ़ना है। मतलब सेल का मतलब तो ठीक है भाई, सेल तो सर्विसेज की भी हो सकती है ना। जैसे मैं आपसे ही क्या कर रहा हूं? सेल ऑफ सर्विस कर रहा हूं, गुड्स थोड़ी दे रहा कोई। तो इस पर्टिकुलर केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो डील करेगा वो एक्सक्लूसिवली सेल किसकी डील करेगा? गुड्स की। तो सेल का मतलब क्या होता है ये आपको अभी भी नहीं पता। आपको लग रहा है आपको नहीं पता है, बट नहीं पता। चलो आगे डील करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। मतलब यहां पे भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो एसेंशियल पहले चलते थे वही सेम एसेंशियल चलेंगे, बट डिफरेंस ये होगा ना, जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था आपके, उसमें हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, हम एक जनरल सेंस में बात करते हैं, जो जनरल सेंस हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। सर मतलब
वहां पे कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ना बस सेम तरीके का, एक ही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स क्या करेगा बेटा, सेल, सिर्फ और सिर्फ गुड्स क्या करेगा, सेल। क्या हम सर्विसेज को लेंगे, नहीं, आगे डील करेंगे। उसके बदले बी भाई जो है वो क्या करेगा, पेमेंट ऑफ प्राइस, क्या करेगा, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जिसे हम पहले पढ़ते थे, यहां पे उसे हमने नाम क्या दे दिया, पेमेंट ऑफ प्राइस। सर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी होती थी, दो, एक पर्सन जो प्रॉमिस करता है वो कौन हो गया, प्रॉमिसर, और दूसरा जिसको प्रॉमिस कराए, प्रॉमिसी। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ना प्रॉमिसर प्रॉमिसी का सीन हटा के अपन क्योंकि सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो जो पर्सन ये रहा ये कौन हो गया, सेलर, और जो पर्सन खरीदेगा वो कौन हो गया, समझ रहे हो क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टी होगी, एक सेलर एक बायर, और सेलर और बायर बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल एंड परचेज, क्या कर रहे हैं, सेल एंड, समझे क्या, कोई दिक्कत। सेल के केस में हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी बनेगा ना, तो सेल ऑफ गुड्स में क्या है, बायर होगा, सेलर होगा, और गुड्स जाएंगे, क्या जाएंगे, क्या सर्विसेज जाएंगी, नहीं, और गुड्स जो है उनका पोजेशन जाएगा या ओनरशिप, ओनरशिप। देखो दो चीजें होती है, एक होता है पोजेशन, एक होता है ओनरशिप। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप जो है, ये लैपटॉप, इसकी ओनरशिप किसके पास है, सुमित सर के पास, इसकी ओनरशिप किसके पास है, सुमित सर के पास। लेकिन क्या अभी इसका राइट टू यूज सुमित सर के पास है, अभी राइट टू यूज किसके पास है, हल्के में ले रहे हो क्या, पोजेशन है भाई के पास। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जो पोजीशन है वो मेरे पास है, जो ओनरशिप है वो सुमित सर के पास है। अब मुझे एक बात बताओ सर, सेल ऑफ गुड्स से आपको क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मान लो मैंने सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कह रहा है सेलर से बायर को गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप। तो मैंने ना चाहते हुए आपको चार एसेंशियल एलिमेंट बता दी क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। सर कितनी पार्टीज होगी, अरे कितनी पार्टीज होगी बेटा, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, सर सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो गुड्स का होगा, सर्विस का होगा, दोनों का होगा, गुड्स का, एक्सक्लूसिवली किसका, अरे एक्सक्लूसिवली किसका, गुड्स का सेल होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है ये जो गुड्स का सेल हो रहा है, इस सेल में अपन पोजीशन को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सेलर टू बायर, या ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सेलर टू बायर, ओनरशिप। और पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और इस ओनरशिप को ट्रांसफर करने, गुड्स का सेल हो रहा है मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर। और पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्या खाली फोकट कर देगा, बदले में क्या होगा बेटा, कंसिडरेशन नहीं बोलना अपने को, वो कहां चलता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स के बदले क्या मिलेगा, पेमेंट ऑफ प्राइस। अरे इन जनरल टर्म्स तो बोल दिया ना, है तो कंसिडरेशन ही, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, है कंसिडरेशन ही, बट एक्सक्लूसिवली वर्ड क्या पकड़ोगे, पेमेंट ऑफ प्राइस। कंसिडरेशन होना चाहिए, गलत नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप बेटर रहेगा आप उसे पेमेंट ऑफ प्राइस बोले, समझ रहे हो आप। तो पहला जो यूनिट आपसे डील कर रहा है ना, वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे फॉर्म होता है। तो फॉर्म होने का मैंने तरीका बता दिया सर, जैसे बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट है वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बस एक्सक्लूसिवली सेल को डील करता है। तो मैंने बताया आपको सेल क्या है सर, दो पार्टीज होती है इसमें, एक बायर और सेलर, और बायर से सेलर को किसका, गुड्स का, किसका, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा, और उसके बदले बायर क्या देगा, कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन का नाम क्या है, पेमेंट ऑफ प्राइस। अब एक एक एलिमेंट को मैं आपको समझाने वाला हूं, सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स क्या होता है और कितने टाइप का होता है। 4 to 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुड्स के टाइप्स को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। दिमाग हिल जाता है बच्चों का टाइप्स ऑफ गुड्स में, समझ नहीं आता, कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग है, ठीक है, उसको समझेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को समझेंगे, और एसेंशियल एलिमेंट्स तो हमने कवर कर दिए। तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया चैप्टर का कि अपन कैसे कैसे करने वाले, ठीक है। फिर हम सेल को समझेंगे, सेल के अलावा कुछ ऐसी रिजेंबलिंग टर्म्स हैं जो आप पढ़ोगे आगे, इंटर में भी पढ़ोगे, अभी भी पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी में, उसको समझेंगे। एक एक करके चैप्टर को ऐसे डील करेंगे, कोई दिक्कत बेटा। पहले आप इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्रुव भाई कोई दिक्कत, संचय, संचय डॉन, दीपक का आज
डन बेटा, जल्दी लिखो यार, बड़े आलसी हो यार तुम तो। अभी डांस करने का बोला ना, लेट लेट के नाचोगे। बेटा हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। हेडिंग डालेंगे बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और एक एक चीज को अपन समझते हैं, सेलर, बायर, और सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स, गुड्स के टाइप्स, ओनरशिप, एवरीथिंग। कैसे चीज, कोई दिक्कत? सही है। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, सेलर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहा है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर का क्या मतलब है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, जब आप एक्ट को चेंज करोगे डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इंटर में जाओगे ना, जीएसटी वाले सर से लड़ बन जाना, और हमने तो लॉ में पढ़ा, क्योंकि होता है। अभी मैं आपको गुड्स पढ़ाऊंगा, गुड्स मीन दिस दिस दिस, वहां पे डेफिनेशन नहीं चलेगी, बट उसमें ना कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड आगे पीछे कर देगा वो जीएसटी में। तो आप बोलोगे सर जीएसटी में तो हमने पढ़ा था, बेटा वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो टैक्स ट्रीटमेंट है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, गुड्स क्या होता है, कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को क्या माना है, और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेलर को डिफाइन करता हूं, और सेलर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। सेलर means a person who sells। क्या बात है सर, सर इससे तगड़ी डेफिनेशन जिंदगी में नहीं देखी। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स, वाओ। पर बेटा इसकी आप थोड़ी कॉम्प्लिकेशन समझो, ध्यान से समझना। डेफिनेशन कह रही है सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स, मतलब डेफिनेशन के सेल, सेल क्या सेल करेगा, गुड्स। क्या सेल करेगा? अगर लॉ मेकर यहां पे रुक जाए, रुचिका, अगर लॉ मेकर ने इतना बोला सेलर मीन्स अ पर्सन वो सेल्स, मतलब जो व्यक्ति सेल कर रहा है वो सेलर है। सेल करना मतलब समझ आए? आप जो बाहर गुड्स लेके गए, मतलब बाहर गए और बाहर आपको पेन चाहिए, और वहां पे शॉपकीपर के पास पेन पड़ा है, वो बेचने के लिए रखा है, बेच दिया, तो वो सेलर हो गया। तो रुचिका ने एक क्वेश्चन उठाया कि सर अगर यहां पे लॉ मेकर कह रहा है सेलर मीन्स अ पर्सन वो सेल्स, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सेल नहीं कर रहा बट अग्री टू सेल कर रहा है, अग्री टू सेल का मतलब समझ रहे हो? आज मैंने बोल दिया रुचिका को क्या, अगर मैं अभी पेन दे दूं तो ये तो सेल हो गया। मैंने बोला परसों आना पेन लेके जाना, तो क्या मैं अभी गुड्स को सेल कर रहा हूं? नहीं सर, बट यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अग्री टू सेल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अग्री टू सेल। तो क्या मैं सेलर नहीं कहलाऊंगा? कहलाऊंगा। अरे मैं सेल तो कर रहा हूं ना, भले परसों कर रहा हूं। तो डेफिनेशन की टेक्निकलिटी देखो, सेलर मीन्स अ पर्सन वो सेल्स, या तो बेच दे, अगली लाइन में और करके लिखो, और अग्री टू सेल। और बेटा यहां पे सेल और अग्री टू सेल ये दोनों चीजें क्या हो रही है, गुड्स, सर्विस या बोथ? गुड्स। तो डेफिनेशन निकल गई, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल और अग्रीज टू सेल क्या, गुड्स। सेल का मतलब या अभी सेल कर दे, जहां पे ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। अग्री टू सेल का मतलब होता है, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, आने वाला है, आगे आने वाला है। अग्री टू सेल का मतलब है कि आप अभी अग्री कर गए हो, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी हो ना फ्यूचर डेट। भाई बेच दूंगा परसों, तो परसों आना, पैसे देना, गुड्स लेना, ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। लेकिन क्या मैं आज के दिन भी सेलर कहलाऊंगा? तो लॉ मेकर ने बोला यस, क्योंकि सेलर क्या है, अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। अगर मैं अग्री टू सेल करूं तब भी मैं क्या हूं, सेलर। कोई दिक्कत? सेकंड डेफिनेशन जो डील करते हैं वो है बेटा बायर।
और ये भी बिल्कुल ऐसा ही बोला है, बायर मीन्स अ पर्सन who buys or agrees to buy goods. Seller means a person who sell or agrees to sell good. On the other hand, buyer is a person who buys or agrees to buy. 2 दिन बाद खरीद लूंगा, तो आज भी वो क्या है, बायर. लेकिन हमेशा रखना, सेल अग्री टू सेल, बाय अग्री टू बाय. गुड्स होंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुड्स. एक्ट क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. क्लियर? मतलब सर मैंने आपको बताया जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें सेलर होगा, बायर होगा. सेलर बायर को क्या दे रहा है बेटा, गुड्स की ओनरशिप. गुड्स की, तो मैंने सेलर बता दिया, बायर बता दिया, अब गुड्स की ओनरशिप जारी है. तो क्या बताऊंगा मैं आपको, गुड्स क्या होते हैं. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड्स क्या होते हैं और गुड्स के टाइप्स क्या है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनकर आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. और ये जो मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है. और किसी एक्ट में अगर आपको गुड्स की कोई और डेफिनेशन दिख रही है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है. यहां पे गुड्स का मतलब क्या है, तो जरा हम इसे लिखते हैं बेटा. लिखेंगे goods means every kind of movable property. सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स को डिफाइन करता है. गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अभी लिखते रहना, अभी ब्रेक करके समझेंगे. नेक्स्ट लाइन में लिखो अदर देन. गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम and money. Goods means every kind of movable property other than actionable claims or money. इधर लिखा, और इसी के नीचे लिखेंगे it includes stocks, comma shares, comma growing crops and things attached to earth or forming part of land which are agreed to be served before sale or under contract of sale. फुल स्टॉप. अब आप इसकी टेक्निकलिटी को समझो बेटा थोड़ा. जो गुड्स आपको बड़े सिंपल से लगते थे एज पर अकाउंट्स, जो गुड्स बड़े आपको बेटा आपने ये नोट कर लिया क्या मोहित?
सृष्टि आपने नोट कर लिया बेटा? सर बस फर्स्ट वाला समझा था बस। हाँ, फर्स्ट वाला समझा था, मतलब सेलर समझा था। सर ये सेलर तक ही हुआ था बस। अच्छा, सेलर, सेलर में मैंने सेलर का ये लिखवा दिया। बायर में सेम है, बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय गुड्स। उसके बाद मैंने गुड्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, अभी लिखवाई है मैंने, कुछ समझाया नहीं है, तो पहले आप जल्दी से, बायर का लिख दो। हाँ पहले आप जल्दी से लिख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आप सबने नोट कर लिया डेफिनेशन गुड्स की? देखो बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है, बहुत सिंपल सी बात बोली उसने, कि रे गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ना आप यहां पे ना इस मीन्स को अंडरलाइन करो, और सेकंड चीज जो आप अंडरलाइन करो ना वो है काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा जब भी लॉ मेकर आपको डिफाइन करता है ना कोई चीज, तो दो चीजों से डिफाइन करता है। जो कुछ डेफिनेशन है ना वो लिखता है गुड्स मीन्स, क्या लिख देगा? गुड्स मीन्स। अगर लॉ में कोई भी लॉ, चाहे टैक्स लॉ, चाहे कंपनी लॉ, चाहे कोई भी लॉ, अगर लॉ में कभी बोल दिया ना गुड्स मीन्स, इसका मतलब है जो हम बता रहे हैं ना सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, फुल स्टॉप। यहां तक जितना हमने बताया है उसके अलावा कुछ भी गुड्स नहीं है। मतलब अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई तो क्या वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या गुड्स माना जाएगा? नहीं। क्या लैंड सेल परचेज कर रहे हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाओगे? सर लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और सेल ऑफ गुड्स ने गुड्स की डेफिनेशन में क्या है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा मींस अगर आ गया ना तो मतलब लॉ मेकर कह रहा है भाई ये डेफिनेशन और सिर्फ यही है। एक डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव, एक डेफिनेशन क्या होती है? इंक्लूसिव, जो स्टार्ट होती है गुड्स गुड्स इंक्लूड्स। कैसे स्टार्ट होती है? गुड्स इंक्लूड्स। जो लॉ मेकर इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है ना उसमें पता है वो ना एक बहुत बड़ा स्कोप छोड़ देता है। मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन में ना आप वो कह रहा है भाई देखो ये जो हम बता रहे हैं ना ये तो है ही, इसके अलावा फ्यूचर में अगर हमें कुछ और भी ऐड करना है तो हम वो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड और हटा सकते हैं। इंक्लूसिव में आप डेफिनेशन को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, ठीक है, स्कोप छोड़ने के लिए। लेकिन अगर मीन्स हो गया तो बिल्कुल ना एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन हो गई कि इसके अलावा और कुछ भी गुड्स नहीं होता। तो जब गुड्स की डेफिनेशन में बोला है तो इनिशियल में आप देख रहे हो गुड्स क्यों क्या लिखा है? गुड्स मीन्स, मतलब जो हम बता रहे हैं उसके अलावा गुड्स में कुछ भी नहीं आता। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या गुड होता है बेटा? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड नहीं होता, और किसी एक्ट में होगा हमें नहीं पता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आगे बोला अदर देन। अदर देन का मतलब समझ लो आप, यहां पे बेटा क्या क्रिएट हो रहा है? एक्सेप्शन। क्या क्रिएट हो रहा है? मतलब जो नीचे हमने दो चीजें बोली है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन हम एक्सप्रेसली बता रहे हैं कि ये भी गुड्स नहीं होते। कह रहे हैं गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर रही है वो गुड्स माने जाएंगी। लेकिन किसको छोड़ के? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। दो चीजें स्पेसिफाइड करिए बेटा, ध्यान से समझना, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब देखो आपको रटाने के लिए मैं बोल दूंगा कि भाई एक्शनेबल क्लेम और मनी को जो है हटाना है, गुड्स यही होंगे सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, और दो चीजों को छोड़ के एक्शनेबल क्लेम और मनी। बट कॉन्सेप्ट समझो, क्यों हमने मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा, ये मैं आपको लॉजिक बताता हूं। आगे वाली डेफिनेशन अभी मैं बता नहीं रहा, जो मेन करक्शन डेफिनेशन का बस वो इतना है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं इस मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को क्यों रखा, गुड्स की डेफिनेशन से क्यों हटाया। मनी मतलब तो समझते हो, एक लीगल टेंडर एक्सचेंज करने का सिस्टम है ना। एक्शनेबल क्लेम समझते हो? एक्शनेबल क्लेम्स बीआर जो है वो एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको एक्शन लेने का राइट दे रहा है। सर एक्शन लेने का राइट मतलब मान लीजिए मैं जो है एक प्रॉपर वे में एक एग्रीमेंट बताता हूं जिसमें मैं क्लियरली लिख देता हूं कि मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी नशीले पदार्थ का वो करे हुए पूरा बिल्कुल सेंसेस में ये बोल रहा हूं कि जो मेरे बाद ये जो चीज है कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी वो इस पर्सन को मैं दे रहा हूं।
और वो जो पेपर है ना बेटा, वो उस पर्सन के लिए क्या है, एक्शनेबल क्लेम। सर मतलब अगर मेरे जाने के बाद उस प्रॉपर्टी में किसी अदर पर्सन ने अपना पोजीशन, अपना राइट दिखाया, तो ये वो पेपर लेके सामने आ जाएगा और उसके खिलाफ क्या ले लेगा, एक्शन ले लेगा। जैसे बीआर है, बीआर में आप क्या करते हो, बिल भाई आप ड्रॉन करते हो ना कि इस पर्सन से इतने पैसे लेने, ड्यू डेट इतनी पे, अगर वो ड्यू डेट पे वो डिफॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा, तो आप बीआर लेके जाते हो ना भाई कि भाई देख ड्यू डेट आ गई, ग्रेस पीरियड भी निकल गए 3 दिन के, लाभ पैसे ला मेरे। तो दीज आर व्हाट, एक्शनेबल क्लेम्स। कह रहे ऑल्दो मूवेबल है, भाई बीआर को एंडोर्स नहीं कर सकते क्या आप, मूव करते हो ना, हिल सकता है वो, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स को हम कभी भी गुड्स की डेफिनेशन में ट्रीट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, मनी, नोट भी हिल सकता है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम मनी को भी गुड्स की डेफिनेशन में क्लेम नहीं करेंगे। अब ये समझो क्यों नहीं करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से समझना। बेटा मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो एक सेलर है, वो मिस्टर बी जो कि एक बायर है, उन्हें गुड्स सोल्ड करते हैं। गुड्स क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गुड है, राइस वाइस कुछ भी गुड्स देते हैं, उसकी गुड्स सोल्ड करने का मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर। और उसके बदले बी जो है उन्हें कंसिडरेशन पे करेंगे। क्या करेंगे, और कंसिडरेशन में मैंने क्लियरली लिखा था क्या, पेमेंट ऑफ प्राइस। पेमेंट ऑफ प्राइस की पेमेंट कैसे होगी बेटा, मनी फॉर्म में। अगर आपको कंसिडरेशन के रूल याद हो ना जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे, कंसिडरेशन जो है ना वो भले ही छोटा हो बट मनी की टर्म्स में होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए भाई, बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो यहां पे इसने कंसिडरेशन दिया मनी दिया 10,000 रुपीज, और डेफिनेशन में जो डेफिनेशन पढ़ाई है वहां पे लिखा है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी ऑल्सो। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट मनी को किसके इक्वल मान रहा है, गुड्स के। अगर यहां पे अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं लिखा होता तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स मनी। अगर नहीं लिखा होता अदर देन तो मनी गुड्स बन जाता। और यहां पे बी जो है वो ए को कंसिडरेशन पे कर रहा है 10,000 रुपए मनी में, मतलब यहां पे जो उसने मनी दी है, सेल ऑफ गुड्स ने इस मनी को क्या माना है बेटा, गुड्स। अगर अदर देन नहीं लिखा होता तो एक्सेप्शन क्रिएट करवा रहा हो, तो यहां पे वो गुड्स दे रहा है, ए बी को गुड्स दे रहा है और बदले में बी भी क्या दे रहा है, गुड्स। ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम। बेटा मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जब कंसिडरेशन पढ़ाया था मैंने पहले ही बोला था एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी, ये वो मैंने वहां पे क्लियरली बताया था जो कंसिडरेशन है ना वो स्मॉल बट इन टर्म्स ऑफ मनी जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस कर रहे हो तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया ना, उसका केस ही अलग हो गया। कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी जरूर होना चाहिए। तो क्या यहां पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तभी उन्होंने मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को डेफिनेशन से क्या करा है, एक्सक्लूड, ताकि ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स फेस ना हो। इसलिए गुड्स की डेफिनेशन में बोला गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन 2 थिंग्स। पहला क्या, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड, और इसके आगे पता है क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। इसके आगे ना इसने बोला इट इंक्लूड्स। अभी कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। यहां से पहले तक, इससे पहले तक गुड्स मींस लिखा था, मतलब जितना बोल दिया उतना ही है, उसके अलावा कोई गुड्स नहीं है। बट इसके बाद से उसने इट इंक्लूड्स बोल दिया, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें वो और भी चीजें इंक्लूड कर सकता है, कल को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बोल रखा है, ये तो है ही गुड्स, इसके अलावा भी है। अब शेरॉन ना मुझसे एक बात पूछ रही है, समझ के लिए। शेरॉन ने बोला सर देखो मजे नहीं ले रही सर, सीरियसली बता रही, अभी आपने बोला गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, मतलब मूव करेगा तो गुड्स है। मनी और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के है ना सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे शरण। तो शेरॉन ने बोला ना सर मैंने ना एक क्रॉप उगाई। क्या उगाई, बेटा क्रॉप किस पे उगती है, छत पे, छत पे बोला क्या, लैंड पे, लैंड पे क्रॉप उगती है। और अगर आपको याद हो ना तो वो क्रॉप लैंड से अटैच होके उगती है या हवा में उगती है, अटैच होके। सर रूट्स तो अंदर होती है ना, तो क्या अगर वो जब तक लैंड में अटैच है तो क्या वो मूवेबल है, जब तक वो लैंड में अटैच है तब तक वो मूवेबल नहीं है। एक बार उसने आपने उसे काट लिया, काटने के बाद तो वो मूवेबल है, तब तो गुड है ही 100%। लेकिन मान लो कोई क्रॉप है वो लैंड पे लगी हुई है,
और अभी मैंने उसे कटाई नहीं करी, लगी हुई है, ऑलरेडी लगी हुई है। और क्या मुझे कई लोग ऐसे तभी सेल कर देते ना, लगे लगे ही सेल कर देते। देखा है आपने ऐसा कि पूरे लैंड देख लिया, आपने बोला भाई अगले महीने एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, अगले महीने इसमें गेहूं राइस जो भी उगेगा और अगले महीने आप सोल्ड कर लेना, पैसे अभी एडवांस दे दो, करते लोग ऐसा। तो इस केस में अभी जब तक उसकी कटाई नहीं हुई है, क्या वो मूवेबल है या इमूवेबल है? इमूवेबल। तो टेक्निकली अगर मैंने डेफिनेशन में बोला मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो अभी क्या वो गुड है? नहीं, अभी के हिसाब से तो वो गुड नहीं ना, क्योंकि वो क्या है? इमूवेबल है। इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम शेरॉन को ना फेस हो तो उसने क्लियरली आगे देखो क्या बोला, कह रहा है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड्स बाय स्टॉक। ये सारी चीजें जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि स्टॉक की फिजिकल फॉर्म में कोई ऐसे अपीयरेंस तो है नहीं ना। पहले होता था भाई कागज में, अब तो सारा क्या डिजिटल है। कह रहा स्टॉक गुड्स है क्या? गुड्स है। कह रहा शेयर गुड्स है क्या? गुड्स है। सर ग्रोइंग क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स? ग्रोइंग क्रॉप्स। सर जो ग्रोइंग क्रॉप मतलब समझ रहे हो, कटाई नहीं हुई है, अभी उग रही है, तो वो भी उस टाइम पे गुड्स कहलाएंगे क्या? कहलाएंगे। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कह रहा है स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और कोई भी चीज जो लैंड के अटैच में है, जो लैंड के क्या है, कोई भी चीज, वो सारी चीजें हमने इंक्लूड करवा ली किसमें? गुड्स में। मतलब ऑल्दो ऊपर वाली डेफिनेशन के ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, बट हम एक्सप्रेसली बता रहे हैं ये सारी चीजें भी क्या है? गुड्स है। तो गुड्स की डेफिनेशन बोला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, और ऑल्सो इंक्लूड्स क्या? स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स अटैच टू अर्थ। चार चीजें, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स और अदर थिंग्स अटैच टू। कोई दिक्कत? तो यहां पे आपकी जो गुड्स की डेफिनेशन है वो समाप्त होती है। तीन चीजें मैंने बता दी, सेलर अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स। सेकंड पॉइंट बायर अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय। पॉइंट नंबर 3 बोला सेलर और बायर किसको सेल परचेज करेंगे? गुड्स को। तो गुड्स मैंने बोला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट इंक्लूड्स क्या क्या? स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच टू अर्थ। समझ आया क्या? कोई दिक्कत? पक्की बात? इसे नोट करना है क्या? किसी कर लिया ना सब कुछ नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आप मेरे साथ एक बिल्कुल फ्रेश हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स। बेटा इस टॉपिक को आप बिल्कुल स्टार बना लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार, और मुझे अच्छे से याद है जब मैंने अपना फाउंडेशन दिया था ना, तब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, अनअसर्टेन गुड्स के लिए, और उनकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है उसके लिए। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो हमारा 3rd यूनिट है, तो किस गुड की कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी वो तो बात की बात है। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया ना बेटा, 3rd यूनिट में ना आके बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 3rd यूनिट में ना हम जितने टाइप्स ऑफ गुड है ना उतने केसेस बनाएंगे ओनरशिप ट्रांसफर होने के। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3 गुड होते हैं, अब उन 3 गुड में ना हर गुड में अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो अभी यहां पे इसे क्लियर करना एकदम बिल्कुल नेसेसरी है। आपको कोई भी दिक्कत है ना, बिंदास 10 बार पूछो। इस टॉपिक में कुछ इक्के दुक्के ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को दिक्कत देते हैं, मैं बोल रहा हूं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स है, हो जाती है कभी कभी गड़बड़, ऐसे ये टॉपिक है हो जाती है गड़बड़, समझ नहीं आता। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो शायद पहले भी मेरे से ही पढ़े होंगे ये टॉपिक, या कहीं और से पढ़े होंगे, बट स्टिल आज भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। अभी भी पूछ लूंगा ना तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बताओगे, तो बड़े ध्यान से समझना टाइप्स ऑफ गुड्स को। अगर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं तो उसने गुड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है? 3। कितनी कैटेगरी में? सबसे पहला जो गुड्स है ना वो थे एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकेंड इज व्हाट? फ्यूचर गुड्स, और थर्ड होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। गुड्स कितने टाइप के? 3। एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट है, फ्यूचर गुड्स मतलब जो अभी है नहीं फ्यूचर में आएंगे, और कंटिंजेंट मतलब तो समझते हो, कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। क्या होती है? कंटिंजेंट तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आ गए, तो वैसे ही अनसर्टेनिटी है गुड्स में कि बने या नहीं बने पता नहीं अभी, ठीक है ना। तो आप जो है बिल्कुल लाइन के सेंटर में, लाइन के एकदम सेंटर में मस्त से सुंदर सुंदर सा लिखो गुड्स।
और इस गुड्स को आप 3 पार्ट्स में करेंगे डिवाइड। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है बेटा फ्यूचर गुड्स, और तीसरा है कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। हम इसको डिफाइन करके चलते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में ना बस 2 बातें बोली, नाम से तो समझ रहा है एग्जिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टिंग गुड्स में सिर्फ 2 कंडीशन बोली है, अगर 2 कंडीशन फुलफिल कर देगा गुड, तो गुड किस कैटेगरी का? एग्जिस्टिंग। गुड किस कैटेगरी का कह रहा है? अगर गुड ओन्ड और पोजेस्ड है। क्या है? ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, उसे बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। सर मतलब मैंने 2 वर्ड बोले, गुड ओन्ड है या गुड पोजेस्ड है। मतलब सर ये गुड का ओनर सुमित सर है, अगर उनके पास ओन्ड है, खरीदा हुआ है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स है। पोजेशन मेरे पास है, पोजेशन भी अगर आपके पास है, या तो भाई ओन दो कोई दिक्कत नहीं है, या पोजेस दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पर्टिकुलरली दोनों ही केस में गुड्स क्या है? एग्जिस्टिंग है। अगर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर है एट द टाइम ऑफ सेल, जिस टाइम सेल हो रही है, आप बाहर निकले, यहां से बाहर गए शॉप पे, आपने बोला भैया एक मैगी का पैकेट दे दो, तो मैगी का पैकेट क्या? अच्छा एक मैगी देनी है, वो फैक्ट्री में जा रहा है मैगी बना के आ रहा है, फिर कह रहा है ये लो, 1 हफ्ते पहले मैगी लेने आए थे ना, ये रही मैगी। ऐसे करता है क्या भाई? ऑन द स्पॉट ओन्ड भी है, पोजेस्ड भी है, रैक से निकालेगा आपको दे देगा। तो ऐसा गुड विच इज ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, उसे क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड। कितने वर्ड बोले मैंने? 2, ओन्ड और पोजेस्ड, और लगाया बीच में। ओन्ड होगा तब भी, पोजेस्ड होगा तब भी, एट द टाइम ऑफ, उसे क्या बोलेंगे बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। तो लिखना स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स which are owned or possessed by the seller. Goods which are owned or possessed by the seller at the time of contract of sale is made. Goods which are owned or possessed, goods which are owned or possessed, और सबसे इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसे गुड्स को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। और इसको बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स में से 99% चांस है कि एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप में ही क्वेश्चन आएगा। फ्यूचर कंटिजेंट कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया है। इसमें अंदर फर्दर डिवीजन चलता है 3 टाइप के, उसे पढ़ेंगे, बट अभी तो हम पहले ऊपर से देख रहे हैं। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। नहीं भाई, इसमें अब यहाँ पे ना वो वाला केस है, मान ले मैं एजेंट हूं, प्रिंसिपल ने मुझे पोजीशन दे रखा है कि तू रख और तू बेच। जैसे कंसाइनमेंट पढ़ा है ना आप लोगों ने। अरे कंसाइनमेंट में क्या होता है? क्या जो कंसाइनी है, जो गुड्स बेच रहा है एक्चुअल में, क्या उसका कोई ओनरशिप होता है? सर दिल्ली में बैठा कंसाइनर, पोजीशन ट्रांसफर करा किसको? कंसाइनी को। एज अ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप चल रहा है और एजेंट बेच रहा है, समझ रहे हो क्या? तो वहां पे एजेंट के पास क्या ओनरशिप है, लेकिन उसके पास पोजेशन है एट द टाइम ऑफ सेल। तो उस पर्टिकुलर केस में उस गुड्स को क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। समझे क्या? सेकेंड पॉइंट बोला फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स बड़ी सिंपल सी बात कहता है गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड
और टू बी acquired or to be manufactured by the seller after making the contract of sale. After making the contract of sale मतलब सर ध्यान से समझना, 3 वर्ड बोले मैंने, जो गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड हो, टू बी अक्वायर्ड हो या टू बी मैन्युफैक्चर्ड हो। भाई अगर वो बंदा खुद की अपनी फैक्ट्री में बना रहा है तो वो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करेगा। मान लो कोई ऐसे पर्सन होते ना जो बनाते नहीं है, यहां से लिया यहां से बेच दिया, बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, तो वो उसके लिए प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर वर्ड यूज करोगे, अक्वायर्ड। कह रहा है कोई भी ऐसा गुड जो टू बी प्रोड्यूस्ड है, मतलब प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या लेकर आएंगे, अक्वायर करेंगे, कब करेंगे? बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब आज मैंने आपके साथ एक ऑर्डर बना दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद मैं उनका प्रोडक्शन कर रहा हूं। सबसे ज्यादा ये आपने फर्नीचर अमेजॉन काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, लेकिन वहां पे ना काइंड ऑफ बन रखते हैं। सबसे ज्यादा पता है कब दिखता है? महिंद्रा थार सुना है आपने? महिंद्रा थार जो है गाड़ी, 1 से 1.5 साल की वेटिंग है उसकी। कितनी है? 1 से 1.5 साल। नहीं, हाँ लग्जरी कार में तो सब में हो जाएगा। महिंद्रा थार जो है ना 1 से 1.5 साल की वेटिंग है। आज जब आप शोरूम में जाओगे ना बेटा, तो आप क्या है वो गुड कौन सा है? एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है। मतलब आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बनाओगे ना, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे? आपको डिलीवरी करेंगे। तो पर्टिकुलरली जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, क्या उस टाइम पे सेलर ओन्ड और पोजेस करके बैठा है उसे? नहीं। अगर ओन्ड और पोजेस एट द टाइम ऑफ सेल है, तब उसे क्या बोलते हैं अपन? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड। लेकिन ऐसा गुड जो टू बी मैन्युफैक्चर्ड है, टू बी प्रोड्यूस्ड है या टू बी एक्वायर्ड है बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब सर जिस दिन आप बना रहे हो ना, उस दिन एग्रीमेंट टू सेल बनता है। क्या बनता है? देखो 2 चीजें होती है, एक तो सेल, जैसे मैंने यहाँ पे सेलर की डेफिनेशन में लिखा था, अ पर्सन वो सेल, आज सेल कर रहा है इमीडिएटली, ओनरशिप ट्रांसफर, तो सेल हो गया। एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब मैंने आज अग्री करा है कि मैं फ्यूचर में बेचूंगा। बेटा फ्यूचर गुड्स जब आपके पास अभी एट द टाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आप इमीडिएट बेसिस पे उनकी ओनरशिप बेच दोगे? क्या नहीं। तो हमेशा याद रखना, फ्यूचर गुड्स के केस में सेल होगी या एग्रीमेंट टू सेल होगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा। और जब वो फ्यूचर गुड्स कन्वर्ट हो जाएंगे एग्जिस्टिंग गुड्स में, सर कब कन्वर्ट होंगे? जब वो मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, जब वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जब वो अक्वायर्ड हो जाएंगे। जैसे ही वो फ्यूचर गुड कन्वर्ट हो गया एग्जिस्टिंग गुड में, उसी टाइम वो एग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल में। समझे? तो बेसिकली फ्यूचर गुड्स क्या है? गुड्स टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और सेकंड पॉइंट यहां पे नोट देके लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट नोट दे देना यहां पे कि there is always an agreement to sell. There is always an agreement to sell. और बेटा लास्ट पॉइंट नंबर 3, कंटिंजेंट गुड्स। आपको तो मेरे से अच्छा जानते हो, कंटिंजेंट का मतलब ही अनसर्टेनिटी है। तो यहां पे ना जो गुड्स है वो सेलर बायर को दे तो रहा है, लेकिन एक अनसर्टेन इवेंट की वजह से। अनसर्टेन मतलब मैंने बोला गुड्स बने हुए हैं। देखो अगर गुड्स नहीं बने और मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बनाने, तो वो तो फ्यूचर हो गए। अगर कुछ ऑलरेडी बने मेरे ओन और पोजेस में, तो वो एग्जिस्टिंग हो गए। ये थोड़ा अलग है। गुड्स प्रोड्यूस्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है, एक्वायर्ड है, मेरे पोजेशन में नहीं है, मतलब ना फ्यूचर है ना एग्जिस्टिंग है। मैंने बोला गुड्स प्रोड्यूस तो है, लेकिन ना मैंने एक अपने दोस्त को दे रखे हैं। अगर उसने दोस्त ने मेरे को वो गुड्स दे दिए, तो मैं आगे आपको गुड्स सेल कर दूंगा। मान लो भाई गाड़ी है, अब एक गाड़ी जो है ना, वो मैं पीछे से डील कर रहा हूं उस गाड़ी के लिए कि 1 लाख में वो गाड़ी मुझे मिल जाए।
और मैंने सोचा 1 लाख की गाड़ी है, उसमें 10-15 हजार का काम करवाना है, 1-15 और 1.5 लाख में बेच दूंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा बीच में। होता है, ऐसे करते हैं लोग। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं आज इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जब मैं इस पर्सन से आज गाड़ी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, गाड़ी प्रोड्यूस तो है ना, है, मेरे पोजीशन में है, मेरे पोजीशन में नहीं है सर। तो मैं ना इस तरह के गुड्स को जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है वो कैसा गुड है, कंटिंजेंट गुड। मतलब मैं कह रहा हूं भैया अगर मुझे पीछे से वो गुड आ गया जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है, आ गया तो दे दूंगा, नहीं आया तो नहीं दूंगा। तो कंटिंजेंट गुड बेसिकली जो डिपेंड कर रहे हैं एक इवेंट हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की वजह से। प्रोड्यूस हो चुके हैं फ्यूचर गुड्स थे जो प्रोड्यूस ही नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे आप। लेकिन कंटिंजेंट क्या है, जो डिपेंड कर रहे हैं इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। इसको छोटा सा लिख लो, एक्विजिशन ऑफ विच कंटिंजेंट गुड्स आर दोज गुड्स, कॉमा एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स upon a uncertain event, acquisition of which depends upon a uncertain event, future uncertain event, whatever। कोई दिक्कत बेटा? मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्ड को ध्यान रखो। एक्विजिशन जिसका कब होगा, डिपेंड कर रहा है एक अनसर्टेन इवेंट। इसी के साथ आपका भाई देख कंटिंजेंट गुड्स क्या है, देख मैं बताता हूं, समझ के लो। एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर होंगे एट द टाइम ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्वायर करेंगे आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन कंटिंजेंट गुड जो है ना, वो ए बोल रहा है भाई बी मैं तेरे को गुड सेल कर दूंगा। अब देखिए जो गुड सेल करने की बात ए कर रहा है, अगर ये गुड्स उसके पास ओन्ड और पोजेस्ड है तब तो ये गुड्स क्या बन गए, एग्जिस्टिंग गुड्स बन गए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब इसने वादा कर दिया उसके बाद ये गुड्स बनाना स्टार्ट कर रहा है तब ये फ्यूचर हो गए। लेकिन यहां पे ए ने पता है बी को क्या बोला कि मैं आपको गुड सेल करूंगा अगर जो सी है ना वो मुझे आगे गुड सेल कर दे। इसने कंडीशन लगा दी कि अगर पीछे से गुड्स आए तो मैं आपको गुड सेल कर दूंगा। अब ये जो गुड्स है इसका नेचर जो है वो बन गया कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब है जिनका एक्विजिशन डिपेंड करेगा एक अनसर्टेन इवेंट के चक्कर में, कि ए जो है तभी बी को इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है जब सी ए को कर दे। समझा क्या? यस सर। चलिए, तो क्या यहां तक आपको कोई भी दिक्कत बेटा? क्या यहां तक आपको कोई भी दिक्कत? मैंने आपको कितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए? अभी सबसे पहले डेफिनेशन पे गए हम, मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई। सबसे पहले कौन? सेलर। सबसे पहले कौन? अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल क्या बेटा? गुड्स। क्या बेटा? क्या सर्विस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डील होती है? नहीं। सेकंड मैंने आपको बोला क्या? बायर। अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय क्या बेटा? गुड्स। पॉइंट नंबर 3 ने बोला जब गुड्स इतना आ रहा है तो गुड्स को ही बता दो। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड, तो दो चीजों को एक्सेप्ट क्रिएट कर दिया, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी। बट इसमें 4 चीजें इंक्लूड होती है, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स और कोई भी थिंग अटैच्ड टू अर्थ होगी उसे भी हम गुड्स की डेफिनेशन में ट्रीट करेंगे। फिर मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करी। मैंने आपको बताया गुड्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड इज व्हाट? फ्यूचर गुड्स, थर्ड इज व्हाट? कंटिंजेंट गुड। सर एग्जिस्टिंग गुड वो गुड्स होते हैं विच आर ओन्ड और पोजेस्ड, विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। सेकंड बोला फ्यूचर गुड्स, टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद प्रोड्यूस करूंगा, बनने के बाद मैन्युफैक्चर करूंगा, बनने के बाद एक्वायर करूंगा। अभी नहीं है मेरे पास, ना ओन्ड है ना पोजेस्ड है। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत बिंदास पूछने का, वरना अपन आगे बढ़ेंगे मस्त से कॉन्सेप्ट पे। कंटिंजेंट में भाई ना ना ना, यहां पे तो प्रॉमिस भी नहीं कर सकते ना, ये अनसर्टेन बेस्ड है। तो जब जब ये वाला पर्सन दे देगा इसे गुड तब सेल बनेगी सीधा। प्रॉमिस भी कैसे कर सकता है वो? एग्रीमेंट टू सेल में देखो अमेजॉन आज आपको प्रॉमिस कर देता है कि भैया 100% गुड्स आपके डिलीवर हो जाएंगे इतने दिन, कर दिया, अभी एग्रीमेंट टू सेल बन गया। एक हफ्ते या एक हफ्ते से पहले क्या 100% श्योरिटी गुड्स डिलीवर होंगे? यस।
अभी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगा, बट ऑन अ फ्यूचर डेट 100% है ना। लेकिन यहाँ पे क्या एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा, ए 100% कहेगा क्या, अभी तो नहीं कर रहा लेकिन 1 महीने में कर दूंगा। 1 महीने भी कैसे भाई, कंडीशन ही हो सकती है कि अभी नहीं कर रहा, जब वहां से मिल जाएगा तब कर दूंगा। तो भाई अनसर्टेनिटी है ना, तो एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं बन सकता। जब पीछे से गुड सर्टेन हो जाएंगे, मिल गए, जब कंटिजेंट गुड एग्जिस्टिंग गुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे आप जो है करोगे आगे, सेल बनाओगे सीधा। क्लियर? तो गुड्स 3 टाइप के, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। अब आप ना ये जो एग्जिस्टिंग गुड है बेटा, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप ऐसे बना रहे हो, मेरे साथ टेबल टाइप का बना रहे हो तो ठीक है, अगर आपके पास जगह है, अगर नहीं जगह तो नीचे हेडिंग लिख लो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मैं तो इसी से कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, अपने पास जगह की कोई कमी नहीं है ना बेटा, लैपटॉप में और दिल में बहुत जगह है अपने। लिखेंगे बेटा एग्जिस्टिंग में, लिखेंगे बेटा एग्जिस्टिंग में, पॉइंट नंबर ए, ये तीनों एग्जिस्टिंग में है। एग्जिस्टिंग मतलब तीनों के तीनों चाहे कुछ भी हो, अंदर से डिफरेंस कुछ भी हो, कैटेगरी एग्जिस्टिंग है, मतलब ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। पहला लिखेंगे एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक गुड्स। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे बेटा असर्टेन्ड गुड्स, और पॉइंट नंबर सी लिखेंगे अनअसर्टेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, असर्ट, इसमें फोन का एक दिया था और हाँ जी हाँ जी ऑरेंज का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस बस, मतलब तू पढ़ के आया तो तू ऐसे करेगा है। सर याद है सर। ओ माय गॉड। चलो, एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। कॉपी पेन साइड में रख दो, ध्यान से सुन ले, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखो खुशी, देखो हंसी नहीं रुक रही उसकी, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ओए होए सर, बोलो सर फिल्म दिखाओ जल्दी से। मजा आता है ना तुम्हें बहुत। एग्जिस्टिंग गुड को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बाहर डीजे चल रहा है, हाँ कॉलेज के बच्चे नाच रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। पर बेटा एक बात याद रखना, जो अभी हसल करेगा ना वो बाद में मौज करेगा, और जो अभी मौज करेगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा ये कंपलसरी रूल भी नहीं है कि वो मौज करे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदगी में, ठीक है ना। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम जिंदगी में वहां चले जाओ मौज कर लो, पढ़ लो चुपचाप, पर कोई नहीं। अगर डीजे चल रहा है, किसी का पीछे नाचने का मन हो, डेस्क पे बैठे बैठे थोड़ा सा नाच लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ अथॉरिटी दे नहीं सकता आपको। सर स्पेसिफिक गुड्स क्या, वॉल्यूम बढ़वा दो, ढोल बजवा देता हूँ तेरे लिए। स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। देखो भाई बड़ा सिंपल सा काम है, सबसे पहले स्पेसिफिक बोल के खत्म कर देता हूं। मान लीजिए नीरज भाई को एक फोन लेना है, फोन बिल्कुल स्पेसिफाइड है, नीरज भाई कह रहा है सर 13 प्रो मैक्स। वो बातचीत है, नीरज नीरज भाई ने पहले से मॉडल आइडेंटिफाई करा है MI का 13 प्रो मैक्स। नीरज भाई कह रहा सर, नीरज भाई पहले से ही सोच के बैठे एप्पल का 13 प्रो मैक्स 512 GB। दुकान में जाएंगे सीधे कहेंगे छोटू वो वाला, वो क्या MI वाला, अबे MI वाला दिख रहा हूं मैं, लेफ्ट में जो 13 प्रो मैक्स 512 GB पैसिफिक ब्लू कलर निकाल के ला। पैसिफिक ब्लू कलर भी सीख रहे हो, आइडेंटिफाइड,
एग्जैक्ट एप्पल ब्रांड आ गई, मॉडल 13 प्रो मैक्स, स्पेसिफिकेशन 512 GB, कलर इंक्लूड कर दिया पैसिफिक ब्लू। बेटा यहां पे क्या कोई अदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर। अगर गुड बिल्कुल स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है एंड अग्रीड अपॉन है, मतलब आइडेंटिफाइड 13 प्रो लूंगा और यही लूंगा, अग्री कर दिया पहले ही एट द टाइम ऑफ सेल। सेल होते टाइम अगर बायर ने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया एंड अग्रीड अपॉन है, दो चीजें बोली, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन आती भी नहीं है बच्चों को। स्पेसिफिक बिल्कुल क्लियर है सर, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का कौन सा हो गया? स्पेसिफिक। देखो है तीनों एग्जिस्टिंग ही, क्योंकि भैया की दुकान में ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स स्पेसिफिक ब्लू सब कुछ है ना। अगर मान लो भैया की दुकान में नहीं है तो भाई वो अलग केस हो गया, एग्जिस्टिंग की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। एग्जिस्टिंग गुड में पहला जो स्पेसिफिक गुड्स है वो है आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन बाय द सेलर बाय द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। और ठीक इसका उल्टा कर दो ना तो अनअसर्टेन बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पेसिफिक का ठीक उल्टा लास्ट वाला सी बन गया अनअसर्टेन। मतलब अनअसर्टेन का मतलब है कुछ नहीं पता, नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट अग्रीड अपॉन, कुछ पता ही नहीं है कि भैया क्या लेना है, कैसे लेना है, कुछ क्लियर नहीं है, तो उसे क्या बोल दिया मैंने? अनअसर्टेन। क्या बोल दिया? अनअसर्टेन। इन दोनों में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता क्या हो जाती है बच्चों को? स्पेसिफिक और असर्टेन में क्या प्रॉब्लम है? स्पेसिफिक और असर्टेन। तो पहले मैं हमने दो जो डिस्कशन कर ली, एक स्पेसिफिक और एक अनअसर्टेन, उनको लिखवा देता हूं, फिर हम असर्टेन पे चलेंगे। तो आप स्पेसिफिक पे लिखेंगे बेटा, बेटा गाने भी अच्छे नहीं चल रहे, क्या नाचोगे इसमें? जोगिया जोग लगा के क्या, कौन सा जोग है? कुछ बढ़िया वाले चलाओ तब तो नाचे भी। तो पढ़ लो चुपचाप, अच्छा है पढ़ ही रहे हो सही। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स specific goods are those goods, तुम ऐसे बोलो मन मस्त मगन, बस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नाम दोहरा है, ठीक है? तुम लोगों को ये वाला गाना है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट, वो तुम्हारे ऊपर है, पर मन मस्त मगन तेरा नाम मत दोहरा देना, वरना याद है ना तेरे नाम में सलमान खान का लास्ट में क्या हाल हुआ था। स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। कोई दिक्कत? ठीक है। और इसी का ऑपोजिट कर लो अनअसर्टेन में, गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन। अभी सर ये क्या होता है आपने तो बताया नहीं सर, आप तो इसको भी छोड़ के चलो। गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, बस अभी बता रहा हूं। अनअसर्टेन गुड्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन से डिफाइंड होते हैं। गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल एंड not identified and agreed upon. Goods defined only by description or sample and not identified and agreed upon. अब ये ऊपर वाली लाइन जो है उसको मैं नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। सब कुछ क्लियर है, बस लेकर आना है। वो हो गया एग्जिस्टिंग का स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, विच आर नॉट अग्रीड अपॉन।
और ऊपर वाली लाइन को भी मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। अब इन दोनों को हटा के जो थर्ड बचता है ना, वो है असर्टेन गुड्स। पहले मैं इसको लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको बस एक एग्जांपल दूंगा, एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। असर्टेन गुड्स में लिखेंगे बेटा, असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स आर those goods, certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement, in accordance with the agreement, comma, after the contract of sale has been made. Certain goods are those goods which are identified, को कर लो बेटा अंडरलाइन, which are identified। अब आपके दिमाग में उठेगा सर स्पेसिफिक भी तो क्या थे, विच आर आइडेंटिफाइड, लेकिन स्पेसिफिक में था आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, और असर्टेन में आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद। अब बड़े ही ध्यान से समझना, आपको मैं एक मस्त एग्जांपल देता हूं और आपको एकदम सही से क्लियर हो जाएगा। लास्ट बच्चों को याद होगा, मम्मी क्या लेने गई थी बेटा, संतरे। मम्मी जाती है संतरे लेने, मम्मी फ्रूट्स लेने गई है कभी, मम्मी के साथ तुम गए कभी? अबे फ्रूट्स खाते हो या बर्गर पिज्जा ही बस, फ्रूट्स खाते हो ना। तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मम्मी जी जाती है शॉपकीपर भैया के पास, और मम्मी जी शॉप वाले भैया को बोलती है ऑरेंजेस है क्या? तो मम्मी को बोलता है सामने तो है, दिख नहीं देगा। अबे सामने लगाए हुए, मम्मी भी कैसे सवाल पूछते हैं, मम्मी भी ना, मम्मी जी जो है ना वो ऑरेंजेस परचेज करने जाती है भैया के पास, और भैया के साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रही है। ऑब्वियसली भैया सेलर है, मम्मी जी बायर हो गई, गुड्स क्या हो गए ऑरेंजेस, और ओनरशिप ट्रांसफर होगी, बदले में पेमेंट ऑफ प्राइस होगा, सारे एसेंशियल फुलफिल है क्या? यस सर। बेटा जब मम्मी जी जस्ट यहां पे पहुंची शॉप के बाहर, तो क्या मतलब ये तो कंफर्म है मम्मी जी को ऑरेंजेस चाहिए, परचेज करने गारंटीड है, लेकिन एक बात बताओ, कोई से भी ऑरेंजेस चाहिए भाई, सामने बहुत बहुत बॉक्स है उसमें ऑरेंजेस रखे हैं, अब मम्मी के कोई से भी ऑरेंजेस भैया जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो डाल दो, ऐसे करती है या खुद सेलेक्ट करती है? अच्छा एक तो भाई 50 रुपए भी दे, ऊपर से तो खराब संतरे दे देगा, होता है ना भाई, ऐसे मेरी मम्मी भी करती है, सबकी मम्मी करती है भाई। तो मम्मी जी जो है ना वो जाती है, और वहां पे जो संतरे रखे हुए ना उसकी रेडी में जो भी है, उस टाइम पे वो गुड्स है अनअसर्टेन। क्या है? अनअसर्टेन। मतलब सर क्या मम्मी ने उसे आइडेंटिफाइड कर लिया, क्या मम्मी ने अग्रीड कर लिया ये वाले लूंगी? नहीं भाई, वो तो बहुत सारे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे, कुछ खराब है, कुछ टाइट है, कुछ ऐसे सड़ जाते हैं साइड से वेट पड़ के, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गुड्स क्या है? अनअसर्टेन। और पता है अनअसर्टेन गुड्स की खासियत, वो ना डिस्क्रिप्शन से जाते हैं। मतलब मम्मी जी ना जब रास्ते से जा रही होगी तो भैया ने माल लगाई हो 50 के 100 किलो बोल रहा हूं, तुम्हारा असर आ रहा है, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, लुट गया माल, लुट गया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसे करके तगड़ी तगड़ी आवाजें अट्रैक्ट करा बंदों को, ऐसे मीठे चीनी पेल पता नहीं क्या क्या तगड़े तगड़े 2-3 डायलॉग बना लेते वो लोग, करते हैं ना ऐसे। तो भाई बंदा तगड़ी तगड़ी आवाज लगा रहा है, लुट गया माल, लुट गया, 50 रुपए किलो, जल्दी आ जाओ। तो उसने क्या दिया अपने गुड्स का? डिस्क्रिप्शन। या फिर कुछ थोड़े और जहरीले बंदे होते हैं, वो संतरा छील के जो बंदा जा रहा है उसके मुंह में ये लो संतरा सैंपल, फिर वो खाएगा तो कहेगा भाई साहब कुछ संतरा तो मीठा है। अब उसे थोड़ी पता वो एक संतरा ना दूसरे वाले की दुकान से लाया मीठा वाला, सबको वो चेक के ला रहा है और अपने संतरे बिकवा रहा है, ऐसा ही होता है, समझ रहे आप? तो बेटा समझ के लेना, यहाँ पे
गुड्स जो है सिर्फ डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल है और कोई चीज नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन दिया होगा या थोड़ा सा सैंपल चेक कराया होगा और अभी मम्मी ने कौन से संतरे को लेने सेलेक्ट करना है क्या वो आइडेंटिफाई करा है नहीं। तो बेटा अभी जब भैया की रेडी में संतरे रखे ना और जब मम्मी भैया से बात करने गई है बस उस टाइम पे गुड्स क्या है, अनसर्टेन। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स क्या है, क्योंकि गुड्स ओनली डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल एंड नॉट आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। और ऐसे कोई को क्या बोला था मैंने, अनसर्टेन। भाई स्पेसिफिक क्या था, मम्मी जब अब वो संतरे के केस में स्पेसिफिक कभी बन ही नहीं सकता, तो मैंने फोन वाला एग्जांपल दिया। मम्मी जब एंटर करी रूम में, एंटर करते गेट से बोलते लग गया आईफोन 13 प्रो, ये गेट से बोल दिया। अभी क्या स्पेसिफिक है भाई, कोई सिलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे अनसर्टेन था जब तक वो रेडी में था, ठीक है, अनसर्टेन तो क्लियर है। अब मम्मी ना सबसे पहले एक बात बताओ क्या करेगी, पहले संतरे सेलेक्ट करेगी फिर मोल भाव करेगी या पहले मोल भाव करके प्राइस सेट करेगी फिर सिलेक्शन स्टार्ट करेगी। सर ऐसे थोड़ी, पहले संतरे वंतरे पूरे सेलेक्ट कर लिए, 1 घंटा लगा दिया थे, स्कैन कर लिया पूरा चीर फाड़ करके, ओ माय गॉड सब एकदम स्कैनिंग कर दी, एक्सरे मशीन ले एक एक संतरा डाल के देख रही मम्मी, कह रही मीठे है ना, ऐसे करेगी। और फिर बाद में कही 50 रुपए, भैया 10 रुपए लगा लो। एक तो मम्मी का वो 50 से 10 आती है, 10 रुपए लगा, 10 नहीं लगाओगे चलो 12 ले लेना, अच्छा 12 भी नहीं चलो रहने दो फिर तो नहीं चाहिए। और दुकान वाले का भी भाई खोपड़ी खराब हो जाएगी कि आंटी 1 घंटा आपने स्कैन कर दिए फिर आप 12 रुपए की वो कर रहे हो, समझ रहे हो। तो सेकंड स्टेप ना, पहले गुड्स अनसर्टेन हो गए, बस डिस्क्रिप्शन से मम्मी दुकान तक आ गई, अभी गुड्स सामने पड़े बट ये नहीं मम्मी को पता कि कौन सा आइडेंटिफाई करना है, तब तक वो अनसर्टेन है। फिर मम्मी बनाएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बनाएगी, अब मम्मी बोलेगी मान लो मैं मम्मी हूं, मान लो बोला बेटा, मान लिया, बड़े अच्छी बात बेटा, ऐसे में मुझे बाकी बातें भी मान लिया करो। जब मैं बोल रहा हूँ ना 11 तारीख को पढ़ लेना टेस्ट है तो मान लेना मम्मी, वरना ना मम्मी मोर भी बहुत बुरा बनाती है, पता है, पिटो को भी मम्मी से, बस देखो 11 तारीख को पढ़ेंगे मम्मी। अब ना मम्मी ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएगी कि भैया 2 किलो लूंगी, 40 का लगाओगे क्या, वो 40 में 45, ऐसे कर करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेट हो गया। मम्मी ने अभी गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं करा, अभी गुड्स आइडेंटिफाई नहीं है, अनसर्टेन ही है, रेडी में रखे, बट मम्मी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लिया सेकंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में एग्रीमेंट के थ्रू मम्मी ने बोले थे 2 किलो लेने 45 के प्राइस पे, तो मम्मी एक एक संतरा उठाएगी, ऐसे 360 डिग्री स्कैन, EMI वीएमआई सब जो एक्सरे सब कुछ जो कर दिया, सब कुछ करके जैसे वो संतरा सिलेक्टेड हो गया ना, बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन, अपनी अकॉर्डेंस के हिसाब से, अपनी अकॉर्डेंस क्या होगी, संतरा मीठा या खट्टा, मीठा, तो मम्मी के अकॉर्डेंस के हिसाब से जो संतरा बिल्कुल सूटेबल होगा उसे टोकरी में रखती है, टोकरी होती है ना, उस टोकरी में रखा, ऐसे सेकंड उठाया, थर्ड उठाया, फोर्थ उठाया, ऐसे 2 किलो रख दिए। मम्मी ने अनसर्टेन गुड्स को आइडेंटिफाइड करवा के, देखो ध्यान से, आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या था, 2 किलो लेने, मीठे वाले लेने, तो आइडेंटिफाई करा इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, मतलब जितना क्वांटिटी था और अपने हिसाब से जो उनको रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर लिए। अनअसर्टेन से जो रेडी में थे, जब वो टोकरी में चले गए तो वो क्या हो गए, असर्टेन। क्या हो गए, असर्टेन गुड्स होते हैं which are identified in accordance with the agreement after making contract of sale। आफ्टर मेकिंग मतलब मम्मी ने मोल भाव पहले करा था ना, सबसे पहले अनसर्टेन था, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस वाइस सब डिसाइड हो गया, उसके बाद मम्मी ने आइडेंटिफाई करा। तो असर्टेन की डेफिनेशन क्या बोली, विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। समझे क्या, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत, बेटा बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, मैंने देखा है जनरली। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप बिंदास पूछेंगे, वरना आप बढ़ोगे आगे। और जब केस स्टडी आएगी ना, आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं लेनी भाई, आपको वर्ड्स को पकड़ना है। अगर मैंने स्पेसिफाई में लिखवाया है आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, समझ के लो डिफरेंस, स्पेसिफिक वाले में ना यहां क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप सेल, अभी भाई जब सेल हो रही है उसी टाइम पे आपको आइडेंटिफाइड अग्रीड अपॉन है। लेकिन असर्टेन गुड्स भी आइडेंटिफाइड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया अगर उसके बाद आइडेंटिफाई कर रहे हो, असर्टेन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनते टाइम ही आइडेंटिफाइड है, पहले से पता जी आईफोन 13 प्रो ये वाला लेना है, कलर भी पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने से पहले आपने मॉडल स्पेसिफाई कर दिया ना, ये लेना और कुछ नहीं, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। अनअसर्टेन, which are defined only by description or sample and not identified and agreed upon
और बीच में आपका बच जाता है असर्टेन। असर्टेन गुड्स होता है विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में ऑरेंजेस लेने का ही, ऑरेंजेस लेने हैं फॉर एग्जांपल 2 kg एट द रेट ऑफ 40 ईच। अब यहाँ पे जो भैया के ऑरेंजेस यहाँ है, ये ऑरेंजेस है सारे, ये ऑरेंजेस अभी जब तक रेडी में है तब तक ये क्या है, अनअसर्टेन्ड। और जब इसको चेक करके, स्कैन करके, एक्सरे निकाल के मम्मी ने बेटा टोकरी में डाल दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से क्या हो गए, असर्टेन्ड। आपको मेरी बात में कोई भी दिक्कत, एकदम 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ रही है आपको? बेटा समझ के चलना, थर्ड यूनिट में दोबारा रिपीट होने वाला है। मैं बार बार ये बातें बताऊंगा नहीं आपको। मैं प्रिज्यूम कर लूंगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में कि एक एक बच्चा जो इस क्लास में बैठा है या जो ऑनलाइन बैठा है या जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, कोई भी, वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में ये तीनों गुड्स क्या होते हैं क्या नहीं। अगर मैं बोले ना कि अनसर्टेन को असर्टेन बनाओ सबसे पहले, तो सोचना मतलब अनसर्टेन क्या था, असर्टेन क्या था। मैं प्रिज्यूम करूंगा सबको पता है, सीधे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस बढ़ाऊंगा, बार बार इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगा, वैसे बता दूंगा, इतना भी बुरा नहीं। कोई दिक्कत? इसका मतलब नहीं तुम जानबूझ के पूछोगे। चलो नोट कर लो बेटा इसे। और इसी के साथ हमारा जो गुड्स का कॉन्सेप्ट है वो होता है समाप्त, खत्म। ध्रुव भाई क्लियर एकदम? हितांश सही एकदम? धोखा दिया तुमने सुधा को। गुड्स हो गए एकदम डन। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। गुड्स कितने टाइप के होंगे? 3, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। फ्यूचर टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी एक्वायर्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। और लास्ट कंटिंजेंट, एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड करता है ना फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फिर मैंने बोला एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप है, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। असर्टेन गुड्स की बात करूं, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद। और लास्ट अनअसर्टेन की बात करूं तो गुड्स विच आर सोल्ड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, और जो डिफाइंड है सिर्फ डिस्क्रिप्शन या सिर्फ सैंपल से, और विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। किसी को कोई दिक्कत? पक्की बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बस आज का। ये जिसका निकला ना, ये जो निकला किसी का, किसका निकला है? रुचिका। इसको आप में रख लो, बिल्कुल सिल दो यहाँ पे, यहाँ ये ना निकल जाए। हेडिंग डालेंगे बेटा छोटी सी, क्योंकि रुचिका जी ने कर दिया है तो छोटी सी हेडिंग है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सॉरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, छोटी हेडिंग को बड़ा भी तो बनाना है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में सोगा बोलते हैं, 1930। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के असेंशियल एलिमेंट्स की बात करो बेटा, बड़े सिंपल से असेंशियल एलिमेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सबसे पहली बात बताऊं, सेक्शन 10 में जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी यहां पे अप्लाई है। मतलब 4-5 एसेंशियल तो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जो छठा एसेंशियल बनता है वो लिख लेना, जो भी
नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड बनाने के लिए रिक्वायरमेंट थी ना भाई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सब वो सारी चीजें सारी की सारी एज इट इज एप्लीकेबल है किस पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको भी वैलिड बना, इसको वैलिड बनाने के लिए सारी चीजें चाहिए, बट यहां पे कुछ एक्सप्रेसली बताइए कुछ चीजें, तो वो लिख लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है वो बातें, तू इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा है भाई। पॉइंट नंबर 1, बेटा कितनी पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, 2, बस चेंज है वहां पे ऑफरर ऑफरी या प्रोमिसर प्रोमिसी, यहाँ पे सेलर एंड सेलर कौन होता है पता है आपको, बायर कौन होता है पता है आपको, तो लिखो देयर मस्ट बी एट लीस्ट two parties. There must be at least 2 parties, comma, the seller or the buyer. The seller or the buyer. अब बेटा इसके एक्सप्रेशन में अगर आपको लिखना है सेलर कौन है क्या डिफाइन नहीं करा सकते, पहले कराया हुआ है, बायर लिखना है, अगर एसेंशियल आ गया मान लो 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, राइट द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो आप पहले एलिमेंट में इसका एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, सेलर को डिफाइन कर देना, बायर को डिफाइन कर देना। सेकंड है बेटा सेलर होना चाहिए, बायर होना चाहिए, सेलर जो है बायर को क्या देगा, गुड्स देगा, क्या देगा, बायर एंड सेलर होंगे। सेकंड पॉइंट सबसे एसेंशियल गुड्स होगा, और मैं पहले बता रहा हूं क्या गुड्स को आप यहां पे डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो सर, बता देना, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, है ना, तो पूरी डेफिनेशन गुड्स की लिख देना, सारा जो भी बताए। पॉइंट नंबर 3 जो है बेटा वो होनी चाहिए पेमेंट ऑफ प्राइस, क्या होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ प्राइस, ऑब्लिक करके आप क्या बोल सकते हो, कंसिडरेशन इन कैश, ब्रैकेट में देखना, इन कैश ओनली, नॉट इन काइंड, मतलब काइंड के चक्कर में, काइंड की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, कैश ओनली होनी चाहिए, या फिर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, तो इन कैश ओनली नॉट इन काइंड, और करके लिख लेना पार्टली इन कैश भी हो सकता है, पार्टली इन काइंड, तो या तो पूरा कैश हो या पार्टली कैश हो, पार्टली काइंड हो, पूरा काइंड होगा तो नहीं चलेगा। तो 2 पार्टीज होगी, बायर सेलर को गुड्स देगा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ब्ला ब्ला। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि पेमेंट ऑफ प्राइस होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए, और वो भी या तो कैश में या पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड में, क्या कंसिडरेशन, फुल्ली इन काइंड चलेगा नहीं। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे बेटा बायर जो है सेलर को गुड्स का पोजेशन देता है या ओनरशिप, ओनरशिप सर, इन केस ऑफ सेल सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होगी इमीडिएटली, क्या होगी, इमीडिएटली। तो 4th पॉइंट लिख लो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सर, प्रॉपर्टी का मतलब तो आप वो वाली प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब भी मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, अंडरलाइन कर लेना इसे, जब भी मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, प्रॉपर्टी का मतलब बेटा क्या होता है, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करो और किसी एक्ट में नहीं। पार्टनरशिप में पढ़ रहे हो प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी जो आप समझते हो, एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पे सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर दी ओनरशिप इन दी गुड्स, जो गुड्स में ओनरशिप है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी सेल ऑफ गुड्स बनेगा। एक भी एसेंशियल नहीं मिला तो सेल ऑफ गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो वैलिड नहीं है। सेलर बायर होंगे, सेलर बायर को गुड्स देगा, गुड्स की ओनरशिप देगा, बदले में बायर करेगा पेमेंट ऑफ प्राइस। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, हाँ जी, ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल की नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की है। एग्रीमेंट टू सेल में तो ओनरशिप इमीडिएटली थोड़ी ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी और ना फ्यूचर डेट, जो डेट स्पेसिफाइड करी होगी कि अगले महीने दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा तो है ऊपर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडरस्टूड होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम
सेलर टू दी बायर, मतलब सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। सेलर से बायर को पोजीशन जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, कुछ और जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। ओनरशिप भी किसकी? गुड्स की। ओनरशिप भी किसकी? गुड्स की। और लास्ट पॉइंट लिख लो, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। भाई जैसे आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट भी तो कंडीशनल हो सकता है, ऑफर भी कंडीशनल हो सकता है। मतलब मान लो मैंने ऐसे बोला कि भाई पेमेंट ऑफ प्राइस से तभी करूंगा जब मुझे गुड्स डिलीवर हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता हूं सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एब्सोल्यूट कंडीशनल हो सकता है, कोई भी कंडीशन लगाओ अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मान लो मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि भाई मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं नीरज भाई को, मैंने पहले बोल दिया भाई ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर से बायर को गुड्स की, सब कुछ ठीक है, लेकिन पेमेंट ना मैं सिर्फ बाय चेक रिसीव करूंगा। क्या रिसीव करूंगा? बाय। तो क्या ऐसी अथॉरिटी लॉ मुझे नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कंडीशनल हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा बेटा 5 पॉइंट तो ये आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, आपको पेपर में भी लिख के 5 पॉइंट आने हैं, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में चाहिए वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट इंप्लाइड है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए। जब आप इंटर में पढ़ोगे ना, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने आपको, तो ये पांचों के पांचों कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बोला है कि सारे के ऐसे एसेंशियल जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हो वो तो लगेंगे ही, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो हम बता रहे हैं। तो ये वो कौन से है? ये सिर्फ एक्स्ट्रा वाले जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लगेंगे, और इसके अलावा जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? तो आज की क्लास को हम इतना ही समाप्त करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक इंट्रोडक्शन रखा, सेलर को डिफाइन करा, बायर को डिफाइन करा, गुड्स को डिफाइन करा, गुड्स के टाइप्स बताए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग में 3 बताए, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। बेटा ध्यान से समझ लेना, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन कोई भी एक आ जाता है, और उसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होगी वो 3rd यूनिट में देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताए। 5 एलिमेंट है, मेन तो 4 ही डेफिनेशन थे। बायर और सेलर होंगे, बायर सेलर को गुड्स देगा, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बदले पेमेंट ऑफ प्राइस होनी चाहिए, कंसिडरेशन फुल्ली इन कैश या पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड। फुल्ली इन काइंड होगी तो नहीं चलेगा, और वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है, में भी लिखा है। किसी को कोई दिक्कत तो बिंदास पूछने का, वरना आज के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे।